हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और इस टॉपिक का जुड़ाव भारत के पड़ोसी देश के साथ भी है और भारत की आंतरिक सुरक्षा के कॉन्टेक्स्ट में भी इस खबर का महत्व है। ठीक है, किस तरीके से इसका जुड़ाव भारत की आंतरिक सुरक्षा से है और किस तरीके से यह हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी जुड़ता हुआ है, इन सभी तमाम पहलुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे। खबर दरअसल जुड़ी हुई है पाकिस्तान के द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान को अपने अधिकार में माने जाने को लेकर करके जो गतिविधियां चलती रही हैं, और उन गतिविधियों के प्रत्युत्तर में गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र में क्या विरोधात्मक कार्रवाइयां हुई हैं, क्या विरोध प्रदर्शन हुए हैं, इन पर बातचीत करेंगे। साथ ही हम लोग इस पर भी बातचीत करेंगे कि आखिर भारत का इस पूरे मामले में क्या कुछ लेना देना है, भारत इस मामले में अपना क्या कुछ पक्ष रखता है। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं कि भारत की आज़ादी जब हुई थी 1947 में, और उस आज़ादी के बाद ऐसी स्थितियां पनपी जिसमें कि पाकिस्तान और भारत के बीच में किन्हीं क्षेत्रों को लेकर करके खींचतान की स्थिति हुई, और वह खींचतान दरार के रूप में परिणत हो गई, और वह दरार आज तक भरी नहीं जा सकी है, और इसकी संभावना नहीं देखी जा रही है निकट भविष्य में कि वह दरार पट जाए, समाप्त हो जाए। अब यह जो एक दरार है, यह दरार किस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इसको लेकर करके अक्सर तनातनी की स्थितियां देखी जाती हैं दोनों देशों के बीच में, यह समझने वाली बात। जिस गिलगित बाल्टिस्तान की हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है, और इसी गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर के पाकिस्तान लगातार यह कहता रहा है कि नहीं, वो उसका हिस्सा है। बेशक गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान की कोई खास रहनुमाई नहीं है, वहां के लोगों को पाकिस्तान एक दोयम दर्जे के तरीके से पेश आता है वहां के लोगों के संदर्भ में। इसके बावजूद भी वह उसे अपना क्षेत्र मानता है ना। तो इन सभी तमाम पहलुओं को हम लोग समझेंगे कि आखिर गिलगित बाल्टिस्तान का जो यह क्षेत्र है, इसका इतिहास क्या कहता है, वर्तमान में इसको लेकर करके क्या ऐसी खबरें आ रही हैं, क्यों गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि चलो कारगिल चलो, है ना, हम भारत में मिलना चाहते हैं, क्यों कहा जा रहा है उनके द्वारा, क्यों विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन सभी तमाम पहलुओं को समझने की जरूरत है, इनकी पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। जब हम इनकी पृष्ठभूमि को समझेंगे तब हम आज की परिस्थिति को भी समझेंगे। जब आप इसकी पृष्ठभूमि को ही नहीं समझिएगा तो आज की परिस्थिति को भी आप इवैल्यूएट नहीं कर पाइएगा, एनालाइज नहीं कर पाइएगा सही तरीके से, सही स्टैंडर्ड के आधार पर, सही मापदंड के आधार पर, सही पैमाने के आधार पर, है ना। तो आज की इस चर्चा में हम लोग इन तमाम पैमानों को देखेंगे, इन तमाम पहलुओं को देखेंगे कि क्या कहता है। सामने मैंने जो एक न्यूज लगाई है, ये न्यूज क्या कहता है, पाकिस्तान प्रोटेस्ट इरप्ट इन POK, है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है, जो कि पाकिस्तान अपने हिसाब से कह रहा है ना। गिलगित बाल्टिस्तान और POK के संदर्भ में भारत की क्या नीति है, भारत का क्या पक्ष है, यह मैं भी आपको दर्शाऊंगा। पाकिस्तान इस पूरे मामले में क्या अपना पक्ष रखता है, यह भी मैं आपको मैप के जरिए दर्शाऊंगा। जो विरोधी हैं, जो यहां पर विरोध कर रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र में, वो कह रहे हैं कि भाई हम मर्ज हो जाना चाहते हैं। किसके साथ में मर्ज होना, मतलब विलय होना चाहते हैं भारत के साथ में। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या है इसके पीछे का आधार, ये विरोध प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं, यह समझने की बात है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हाल के समय में इस पार्टिकुलर रीजन में, यदि हम इस रीजन को देखें तो यह पार्टिकुलर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गिलगित बाल्टिस्तान और यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना। दो गतिविधियां हाल के समय में हुई हैं। पहली गतिविधि यह हुई है कि गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है।
है ना। इसके कारण एक विरोध की स्थिति सामने आई। दूसरी बात यह देखी गई है कि इस रीजन में एक शिया संप्रदाय से संबंधित धार्मिक गुरु हैं, क्लैरिक उनको कहा जाता है अंग्रेजी में। उनके द्वारा मोहम्मद साहब के वंश से जुड़े किसी एक व्यक्ति को, उनके द्वारा मोहम्मद साहब के वंश से जुड़े एक व्यक्ति को, जिनका नाम यजदी है, उनको लेकर करके एक टीका टिप्पणी की गई। और वैसे में पाकिस्तान ने आरोप लगाया उन पर कि ये मोहम्मद साहब और उनके वंश के अगेंस्ट में ये टीका टिप्पणी की गई है और यह एक तरीके से ईश निंदा है, ब्लास्फेमी है ना। क्योंकि पाकिस्तान में, ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान में इसी वर्ष के जनवरी माह में एक नियम लाया गया था, एक कानून लाया गया था। उसमें यह कहा गया है कि मोहम्मद साहब और उनके वंश के किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में कोई भी विरोधी बातें होंगी, कोई भी विरोधात्मक टीका टिप्पणी की जाएगी तो फिर उसे ईश निंदा माना जाएगा। और इसी के आधार पर शिया संप्रदाय के कॉन्टेक्स्ट में बाल्टिस्तान के क्षेत्र में जो ये धार्मिक गुरु हैं, उनके ऊपर यह आरोप तय किया गया कि इन्होंने ईश निंदा कानून का उल्लंघन किया है और इसी आधार पर इनको जेल में बंद कर दिया गया। और उसी जेल में बंद करने के कारण भी विरोध की स्थिति सामने आई, है ना। दोनों ही बातें आप समझ पा रहे होंगे। पहली बात पेट्रोल डीजल मूल्य, दूसरी बात कि शिया संप्रदाय के धार्मिक नेता द्वारा ईश निंदा का मामला, है ना। सीधे सीधे हम लोग ये समझ लीजिए, ईश निंदा का मामला, है ना। और इस मामले में इन धार्मिक नेता को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो फिर विरोध प्रदर्शन होने लगे। पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स कि जो पाकिस्तान में अधिकांश आबादी है सामान्य तौर पर सुन्नी संप्रदाय को महत्व देती है और जो गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, जीबी का जो क्षेत्र है ये शिया संप्रदाय से संबंधित है ना। शिया संप्रदाय की बहुलता, बहुसंख्या यहां पर पाई जाती है। तो ये जो दोनों संप्रदाय हैं, इनके बीच में लंबे समय से एक टसल की स्थिति चली आ रही है ना। इनके बीच में टसल के पीछे की जो वजह हैं ये किसी और वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब यहां पर जो मेन बात है वह यही है कि इस विरोध प्रदर्शन की जो आग है वह इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि यहां के लोगों ने विरोध करते करते यहां तक कह दिया कि हम भारत में विलय होना चाहते हैं। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि यहां पर इस पार्टिकुलर रीजन में जो पाकिस्तान के द्वारा शोषण और दमन की कार्रवाइयां लंबे समय से की जा रही हैं, उससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान के साथ एक औपनिवेशिक मनोवृत्ति का इस्तेमाल करता रहा है। इसको अपने आर्थिक दोहन का एक केंद्र मानता रहा है। जितना यहां से हम आर्थिक संपन्न क्षेत्र है, जितना हम यहां से खींच सके, जितना हम इसका आर्थिक लाभ ले सके, लेकिन इस पार्टिकुलर क्षेत्र को हम जैसा है वैसा ही छोड़ दें। हम यहां पर एज सच कोई भी डेवलपमेंट का काम न करें। और इसी कारण से यहां के लोगों में खींच की स्थिति लंबे समय से देखी जाती रही है, विरोध की स्थिति देखी जाती रही है। और हालांकि पाकिस्तान के द्वारा यहां तक कहा गया है कि भारत इस मामले में गिलगित बाल्टिस्तान को समर्थन देता रहा है और पाकिस्तान इसका पुरजोर विरोध करता है ना। यह पाकिस्तान का अपना पक्ष है। जबकि दूसरी तरफ भारत के पक्ष की बात करें तो भारत का पक्ष स्पष्ट तौर पर हमेशा से रहा है कि साहब, आप जिसको अपना अधिकार मान रहे हैं यह आपका है ही नहीं, यह तो हमारा है। यह संपूर्ण गिलगित बाल्टिस्तान हो या फिर पीओके हो, यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। और केवल यूं ही नहीं भारत करता है। 1994 में भारत के द्वारा इस मामले को लेकर करके संसद में एक संकल्प भी पारित किया गया था कि ये दोनों ही भारत के अभिन्न हिस्सा हैं, है ना।
तो ये सारी स्थितियां यहां पर निकल करके सामने आती हैं। अब दोस्तों एक बात ये समझने की जरूरत है कि आखिर हम जिस जीबी यानी गिलगित बाल्टिस्तान की बात कर रहे हैं, इस गिलगित बाल्टिस्तान का इतिहास क्या कहता है ना? इसके इतिहास की पृष्ठभूमि क्या है? जीबी आप समझ पा रहे होंगे, गिलगित बाल्टिस्तान ही है। देखो समझो इस बात को कि 1846 में यह जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र अंग्रेजों के द्वारा उस समय जो जम्मू कश्मीर के राजा थे गुलाब सिंह, उनको यह दिया गया था, है ना? क्यों दिया गया? देखो 1846 में लाहौर की संधि होती है और इसी संधि के बाद इस क्षेत्र को दे दिया गया गुलाब सिंह जी को। क्लियर? जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे। ठीक है, इसके बाद लेकिन दे तो दिया गया, लेकिन बाद में इसे लीज पर भी ले लिया गया, है ना, कि भाई हम इसको अपने विकास के लिए, अपने रणनीतिक उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसके बाद 1935 में यह जो लीज थी, इस लीज को दोहराया गया, है ना, लीज को दोहराया गया या फिर कहें उसे रिन्यू किया गया, है ना। अंग्रेजी में मैं लिख देता हूं, रिन्यू किया गया। बात समझ में आ रही है? इसके बाद की घटना घटती है 1947। 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर करके एक खींचतान की स्थिति बनती है और उसके बाद अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर भारत के अंतर्गत शामिल हो जाता है। लेकिन जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका था, यहाँ के लोगों ने भारत में शामिल करने से मना कर दिया और इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, है ना। और यहां तक कि 1 नवंबर 1947 को रिवोल्यूशनरी काउंसिल ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान की स्थापना तक कर दी गई, है ना। ये सारी गतिविधियां इस दौरान चलती हैं और ये गतिविधियां यूं ही नहीं चलती हैं। इन गतिविधियों के पीछे की वजह थी गिलगित बाल्टिस्तान में जो गिलगित स्काउट्स पहले से विद्यमान थी, उस गिलगित स्काउट्स में जो अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने ही पाकिस्तान के साथ षड्यंत्र कर करके और इस क्षेत्र को पाकिस्तान के अंतर्गत शामिल मान लिया। लेकिन भारत ने इस मामले को लेकर करके सीधे सीधे इनकार किया कि भाई यह जब जम्मू कश्मीर का इलाका है तो फिर निश्चित तौर पर यह पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे अंतर्गत आना चाहिए। सो सिंपल। आप इसको ऐसे समझिए कि भाई लीज को यहां पर दोहराया गया था 1935 में। 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़ करके जाने लगे, तो लीज पर जो गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र लिया गया, यह फिर जम्मू कश्मीर को वापस दे दिया गया। भाई हमने आपसे लिया, हमने आपको वापस दे दिया, लेकिन जिसको वापस दिया गया वह तो भारत के अंतर्गत चला गया, भारत में शामिल हो गया। तो भाई उसके पास जो संपत्ति है वह भी तो भारत का ही हो गई, भारत की संपत्ति होगी ना, या फिर किसी और की हो जाएगी, हाँ या ना। तो यहां पर इसको समझने की जरूरत है और इसी मामले को लेकर करके एक उठापटक की स्थिति शुरू हो गई, है ना। और यह कहानी फिर और आगे बढ़ जाती है जब भारत और पाकिस्तान के बाद चल रहे 1947 से लेकर करके 1948 के दिसंबर तक युद्ध के पश्चात जनवरी 1949 में सीज फायर पर हस्ताक्षर किया जाता है ना। युद्ध बंदी हो जाती है। 1 जनवरी 1949 युद्ध बंदी को मान्यता मिल जाती है और उसके बाद की जो स्थितियां हैं वो स्थितियां और अधिक विकराल हो जाती हैं। गिलगित बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है उसको लेकर करके और पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर करके जो तनाव है वह तनाव और बढ़ता ही चला जाता है। यहां पर इसको आप मैप से फिर से समझिए कि कैसे यह जो क्षेत्र है किस तरीके से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आता है। इस पूरे क्षेत्र को लेकर करके पाकिस्तान आज तक लड़ता रह रहा है ना। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह जो गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, आप इसको देखें मैप के अंतर्गत ही, तो यह क्षेत्र
बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 5 से 6 गुना बड़ा है इस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के तुलना में, है ना। पाकिस्तान तो इनफैक्ट इस पूरे को ही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मानता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भाई जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर का डिवीजन किया गया 2019 में, तब फिर यह पार्टिकुलर क्षेत्र लद्दाख के अंतर्गत आ चुका है ना, गिलगित बाल्टिस्तान वाला, और यह भारत का अभिन्न हिस्सा माना जाता है भारत के माध्यम से। तो यहां पर ये सारी चीजें उभर कर करके सामने आती हैं। अब फिर आगे बात करें तो अभी तक की जो स्थिति है वह क्या दर्शाती है, उसको एक बार देख लें। अभी तक की स्थिति यह दर्शाती है कि 1999 में जहां एक तरफ गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने यह कहा कि हमें पाकिस्तान में मिला लीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी बातों को इनकार कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद यहां तक हुआ कि 2020 में यह कहा गया कि आम चुनाव यहां पर करवाया जाए, आम चुनाव करवाया जाए। लेकिन इसका भारत के द्वारा विरोध किया गया। निश्चित तौर पर करेगा विरोध, है ना भाई। भारत जिसे अभिन्न हिस्सा मान रहा है, आप उसको लेकर करके कहेंगे कि हम आम चुनाव करवाएंगे, तब तो गलत बात है ना, है कि नहीं। तो ये सारी स्थितियां यहां पर निकल करके सामने आ जाती। एक जो और महत्वपूर्ण स्थिति है इस जीबी के मामले में, गिलगित बाल्टिस्तान के मामले में, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यदि हम इस मानचित्र को देखें तो यह जो पार्टिकुलर रीजन है यही जीबी का रीजन है ना। और इस रीजन में पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर करके अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए सीपेक, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां पर ये चाह रहे हैं कि हम इसको आर्थिक गलियारे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इसका हम दोहन करें, इसका हम इस्तेमाल करें। और निश्चित तौर पर भारत इसे अपनी संप्रभुता के अगेंस्ट में मानता है, और निश्चित तौर पर इसका भारत विरोध करता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है जबकि भारत BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत शामिल नहीं हुआ था, है ना। तो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय जो गतिविधियां हैं वो भी इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारत इसे हमेशा से अपना संप्रभु क्षेत्र मानता रहा है, लेकिन पाकिस्तान और चीन की आपसी साझेदारी से, आपसी गठजोड़ से इस क्षेत्र का इस्तेमाल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता रहा है ना। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर करके रुख अपनाया जाता है। और यहां पर यह भी चुनौतीपूर्ण है कि यहां के लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय कब मिल पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये यहाँ के शिया बहुल लोग हैं, उनको वह एक दयनीय स्थिति में ही रखने की कोशिश करता है ना। और ये तमाम जो गतिविधियां, ये तमाम गतिविधियां पाकिस्तान के मंशा को दर्शाती हैं कि वह इस क्षेत्र का विकास चाहता भी है या नहीं चाहता है। हद तो यह है कि वह इस क्षेत्र को अपने मैप के अंतर्गत भी शामिल नहीं करता है ना। तो ये स्थितियां यहां पर निकल करके सामने आ जाती। तो आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आपको दे दूं और एक सवाल का जवाब भी आप दे दीजिएगा। सूचना यह है कि 11 सितंबर से P2I बैच की शुरुआत की जा रही है और सुबह 11 बजे से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तारीख से 11 सितंबर से यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, जो अभी मैंने आपके साथ चर्चा की है, इस चर्चा के आधार पर आप इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा कि गिलगित बाल्टिस्तान के संदर्भ में ऐतिहासिक विवाद को स्पष्ट कीजिए। भारत का इस संदर्भ में क्या दृष्टिकोण है, दोनों ही स्तरों पर मैंने आपको डायमेंशंस बता दिए हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को नोट कर लीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर मैं आपको हमेशा कुछ न कुछ रेगुलर अपडेट देता रहता हूं। साथ ही आप अपने प्रश्न का उत्तर मेरे इस मेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। मैं आपको इसका जो भी रिप्लाई है आपको रिवर्ट कर दूंगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।